एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का सबसे लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चों देखो, आज हम आपका पढ़ने वाले हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो ड्रग को हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे एंड इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे क्या क्या आ सकते हैं, हम वो भी पढ़ने वाले हैं। तो अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, सबको अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठना है। उसके साथ साथ जिस भी नोटबुक में आप मेरे नोट्स प्रिपेयर करते होंगे, वो नोट्स आपको साथ साथ लिखते हुए चलना है। राइट, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों ड्रग्स कि आखिरकार ड्रग्स क्या होता है। आप लोगों को सबको पता है कि ड्रग्स हमारे वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स या फिर केमिकल सब्सटेंसेस जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ऊपर कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। डायरेक्टली क्या करता है, हमारे किसी बॉडी के अंदर होने वाले फंक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो अगर हमारा नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, उस नॉर्मल फंक्शन की एक्टिविटी को सप्रेस करने का काम करेगा। या फिर कुछ ड्रग ऐसी भी होती है कि सपोज हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एक्टिविटी हो रखी है या फिर कोई पैथोजन एंटर हो चुका है, उसकी भी पावर को सप्रेस करने का ये काम करती है। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ होने वाले सिस्टम्स को, उनकी पावर को और ज्यादा स्टिमुलेट करने का भी काम करती है। तो अलग अलग ड्रग्स के डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप के हमारे ड्रग्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर साइकोट्रॉपिक ड्रग एंड द सेकेंड वन इज योर साइकीडेलिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग। अब इन दोनों के दोनों ड्रग्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं, ये जनरली काम क्या करती हैं, आपकी ब्रेन को एल्टर करने की पावर रखती हैं, इसीलिए हम इनको ब्रेन एल्टरिंग ड्रग्स भी बोल देते हैं। या फिर मेनली क्या करेंगे, आपका जो ब्रेन है, आपके मूड स्विंग्स हो गए या फिर आपके मूड को चेंज करने का जनरली काम करेंगे। तो डायरेक्टली इफेक्ट डालेंगे इसके ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर। अब इसके अंदर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के अंदर तीन कैटेगरीज आती हैं। द फर्स्ट वन इज योर ट्रैंक्यूलाइजर्स, जो ट्रैंक्यूलिटी का काम करता है। अब आप लोगों ने सुना होगा जनरली लाइफ टाइम में कि कोई भी इंसान योगा क्यों करता है। योगा करने का वन एंड ओनली रीजन ये होता है कि वो अपनी बॉडी को एक काल्मनेस प्रोवाइड कराना चाहता है। जो पूरा दिन की फंक्शनिंग, जो हम पूरा दिन एक्टिविटीज करते रहते हैं, उसकी वजह से हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा स्टक हो जाता है। तो उन सब चीजों को भुलाकर एक मेडिकेशन, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है किसी भी चीज से, तो उसको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से क्या होता है, उसको जो ब्रेन होता है वो काम हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है। यही पावर रखती है हमारी ट्रैंक्यूलाइजर्स। ट्रैंक्यूलाइजर्स मेनली आपको काल्मनेस देने का काम करती है। एंड ट्रैंक्यूलाइजर जो एक वर्ड है ना बच्चों, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रैंक्यूलाइजर मतलब एक ट्रायंगल। अब आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट सा छोटा सा एग्जाम्पल ये देखा होगा कि जितने भी आपके टेम्पल्स होते हैं या फिर उसमें मॉमडन्स में जो क्या बोलते हैं उनको, मस्जिद होते हैं या फिर गुरुद्वारा होता है, उन सब का जो ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है, तो उसको ट्राइंगल की शेप में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है उसको ट्राइंगल की शेप में? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो ट्राइंगल शेप में जो पिरामिड स्ट्रक्चर होती है, ये पिरामिड स्ट्रक्चर क्या करती है, बहुत सारी एनर्जीज को एक जगह पे एक्यूमुलेट करती है। अब जब बहुत सारी एनर्जी, सुपर पावर एक जगह पे एक्यूमुलेट होगी, इसीलिए लोगों को फील होता है ना कि वो मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद आ रहे हैं, जिस भी जगह पे जाता है तो वहां पे उनको एक काल्मनेस फील होती है। उनका माइंड वहां पे जाके रिलैक्स फील करता है। तो रिलैक्स फील सिर्फ क्यों करता है, क्योंकि वहां का जो एरिया है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी वे में डिजाइन किया गया है कि वहां पे सारी की सारी जो एनर्जीज आती है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए इनका नाम ट्रैंक्यूलाइजर्स उसी चीज से रखा गया है, आपकी बॉडी को काल्मनेस देने का ये काम करती है। क्लियर यहाँ तक? अब सेकेंड हमारी ड्रग्स आती हैं बच्चों यहाँ पे ओपिएट्स। इनको मैं आप लोगों को डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, ओपिएट्स। एंड द थर्ड वन इज योर स्टिमुलेंट्स। तो ये तीन टाइप के ड्रग्स हम पढ़ेंगे साइकोट्रॉपिक में, मतलब डायरेक्टली वो ड्रग्स जो आपके ब्रेन को एल्टर करने का काम करेंगे। ठीक है, कुछ ड्रग्स इसमें ऐसी होंगी जो आपको सुलाने का काम करेंगी, स्लीपिंग ड्रग्स की तरह काम करेंगी। और कुछ ड्रग आपकी ऐसी होंगी जो एंटी स्लीप, मतलब आपकी नींद भगा देने वाला काम करेंगी। सेकेंड आती है हमारी साइकीडेलिक, इनको बोलता है हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट ये दिखाते हैं। हेल्यूसिनोजन का मतलब होता है ना, जैसे होता है ना
भ्रम में जीना किसी को बोल देता है कि किसी भी इंसान को भ्रमित ये कर देती है। इसका एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स, धतूरा, एट्रोपा, एलएसडी। एलएसडी को बोलते हैं लिसर्जेनिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। तो कैसा इफेक्ट दिखा रही है? हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट दिखा रही है। हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये होता है जब हमारा ब्रेन कुछ टाइम के लिए किसी और दुनिया में चला जाता है, वो वाला जब इफेक्ट होता है, जो बहुत ज्यादा प्लीजेंट वाला इफेक्ट आता है नहीं, उसी को बोलता है हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? ये टेबल आप लोगों ने बना लिया होगा। अब देखते हैं सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी क्या लिखते हैं ड्रग्स के बारे में। सर्वे एंड स्टेटिक्स शो दैट, जितना भी सर्वे किया गया और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया गया उससे हमें ये पता चलता है यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल हैव बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। आजकल के जो यूथ है उनके अंदर एल्कोहल और ड्रग्स का यूज बहुत ज्यादा हाई है। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। अब ड्रग्स और एल्कोहल्स लोग यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंसर्न का टॉपिक इसलिए क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड वो साइड इफेक्ट्स आपकी डेथ कोजिंग भी बन सकते हैं। इसीलिए इन का ड्रग्स और एल्कोहल का यूज को प्रोहिबिटेड माना जाता है। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल यूथ to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle. Drugs which are commonly abused, वो drug जो commonly abused किया गया है, the first one is your opioids, cannabinoids and coca alkaloids. Opioids वही हमारी पहली वाली ड्रग्स, कौन सी? साइकोट्रोपिक वाली opioids, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्टिमुलेंट्स लिखा है, स्टिमुलेंट्स को ही इन्होंने यहाँ पे कोका एल्कलॉइड्स लिखा है। कैनाबिनॉइड्स हमारी कौन सी वाली ड्रग्स हो गई? हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट दिवाने वाली साइकेडेलिक। और इसी के अंदर धतूरा भी आएगा, एट्रोपा भी आएगा, एलएसडी भी। इसके बारे में एनसीईआरटी ज्यादा नहीं लिखती है, बट एनसीईआरटी ने वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, इसलिए हमें तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो चलो ये हुआ। अब सबसे पहले आती है, हाँ इन्होंने ये बोला कि इन वाली ड्रग्स को हम मतलब मोस्टली जो ड्रग्स है इनको हम फ्लावरिंग प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के लेटेक्स पार्ट से, उनके लीव से, उनके फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से, वहां से हम इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। और कुछ ड्रग ऐसी भी होती है जिनको हम फंजाई से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहली हमारी ड्रग है ट्रैंक्विलाइजर में। ट्रैंक्विलाइजर तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये एनेस्थेटिक इफेक्ट दिखाती है। एनेस्थेटिक इफेक्ट आप लोगों को पता है स्लीपिंग इफेक्ट होता है, जब आप ड्रग लेने के बाद आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाती है। या फिर ये आपकी सेडेटिव ड्रग्स भी होती है। सेडेटिव ड्रग का मतलब होता है आपके सीएनएस को स्विच ऑफ, कुछ टाइम के लिए आपके सीएनएस को बहुत शांति कर देने का काम करती है। इसके साथ साथ ये आपके डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट, मतलब आपको डिप्रेशन ना होगा, सपोज डिप्रेशन वाली कंडीशन है तो उसमें भी ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज किया जाता है, बिकॉज ये आप लोगों को काल्मनेस प्रोमोट करती हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक काल्मनेस, एक शांत वाला बिहेवियर लेके आती है। ये आपकी ट्रैंक्विलिटी को, वही काल्मनेस को इंक्रीज करेंगी। लेसन टेंशन, आपकी टेंशन, एंजाइटी, इन सबको लेसन करने का ये काम करती है, मतलब कम करने का ये काम करती है। कौन? ट्रैंक्विलाइजर, एनेस्थेटिक, इसीलिए इनको थोड़ा स्लीपिंग ड्रग्स भी बोला जाता है। ये आपकी बॉडी को नींद वाली एज में, स्टेज में लेके आने का काम करेगी। डन। चलो पहली हुई हमारी ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर ही एग्जाम्पल आते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल आता है हमारा बेंजाडाइएजिपिन। बेंजाडाइएजिपिन या फिर इसको बार्बिट्यूरेट या फिर वैलियम भी बोला जाता है। ये टर्म्स आपको याद रखनी है ट्रैंक्विलाइजर्स में। एनेस्थेटिक ड्रग्स में बेंजाडाइएजिपिन, बार्बिट्यूरेट या फिर वैलियम भी आता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है डायजेपैम। डायजेपैम एक हिप्नोटिक ड्रग होती है। हिप्नोटिक ड्रग मतलब आपकी बॉडी के अंदर ये स्लीप को इंड्यूस करेगी। ऐसी ही हमारी एक और ड्रग होती है ओक्साजिपैम। ओक्साजिपैम आपकी एंटी एंजाइटी ड्रग होती है। एंड आपकी क्लोनाजिपैम ये आपकी एंटी कॉन्वल्सेंट ड्रग होती है। तो ये टर्म्स आप लोगों की नोट्स में लिखी होनी चाहिए। एंड इन ड्रग्स को हम यूज कब करते हैं? इन ड्रग्स को हम यूज करते हैं साइजोफेरेनिया। अब आपने सुना होगा साइजोफेरेनिया का मतलब होता है डबल कैरेक्टर डिसऑर्डर या फिर डुअल कैरेक्टर डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं। सपोज करो आप लोगों ने मूवीज देखी, टीवी में ना मूवीज दिखाई जाती है। सपोज करो कि एक नॉर्मल बॉडी है, उस नॉर्मल बॉडी किसी की बहुत टाइम पहले डेथ हो गई थी। अब उसकी डेथ का रीजन क्या था? उसको किसी ने मर्डर किया था, है ना, इसी टाइप से। तो क्या होता है, कोई एक नॉर्मल इंसान होता है, वो नॉर्मल इंसान की बॉडी के अंदर उसकी आत्मा प्रवेश कर जाती है, ऐसा सब कुछ दिखाया जाता है ना।
तो आत्मा प्रवेश नहीं करती है वहां पे जो मेनली रीजन दिखाया जाता है वो डुअल कैरेक्टर डिसऑर्डर होता है। जो इंडिविजुअल होता है वो इंडिविजुअल जब उसकी स्टोरी सुनता है, जिसकी डेथ हुई थी बाय द केस ऑफ एनी मर्डर या फिर कुछ भी उसके साथ हुआ था, तो उसको सुनने के बाद वो अपने आप को उसकी पर्सनैलिटी से मैच करने लग जाता है। फिर उसके मन के अंदर, या फिर वो कैरेक्टर सुना मोंजोलिका वाला कैरेक्टर, मोंजोलिका वाले कैरेक्टर के अंदर भी एग्जैक्टली यही हुआ था। उसको भी डुअल कैरेक्टर डिसऑर्डर था। जब उसने उस रानी की कहानी सुनी थी ना कि उसकी ऐसे ऐसे एक राजा ने डेथ कर दी थी, उसका मर्डर किया था, तो वहां पे उसके साथ यही होता है, उसको मन में ये आ जाता है कि मुझे ना रानी की डेथ का बदला लेना है, तो वो अपने आप को उसी की तरह रखने लग जाती है। तो ऐसे ही इसी को बोलता है डुअल कैरेक्टर डिसऑर्डर, जब आपकी बॉडी के अंदर किसी दूसरे इंसान के कैरेक्टर को आप इतना ज्यादा फील कर जाते हैं कि आप समझने लग जाते हैं कि मैं वही हूँ। सेकेंड केस होता है इंसोम्निया, जब आपको नींद नहीं आ रही होती है, बिकॉज स्लीपिंग ड्रग है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे भी इन ड्रग्स का यूज किया जा सकता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या लिखते हैं। तो पहला हुआ हमारा ट्रैंक्विलाइजर्स। अब आते हैं हमारे ओपोइड्स क्या होते हैं। ओपोइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर्स। अब क्वेश्चन यहाँ से बच्चों ये बनेगा कि जो ओपोइड के रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो यहाँ से। अपनी एनसीईआरटी में जो जो चीजें मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ ना, ये आप लोगों की एनसीईआरटी में लिखा होना चाहिए साइड में। एनसीईआरटी में साइड में लिख लो, या फिर आप लोग अलग से नोट बनाना चाहो अलग से नोट्स में लिख लो। ऐसे इतना ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी के पास में आ जाएगा, ये इतना स्पेस देती है हमारी एनसीईआरटी में लोगों को। तो ओपोइड्स का पहला क्वेश्चन हाईलाइट करो उसको जल्दी से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। इसको लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख दिया? चलो, अब ओपोइड्स के अंदर बच्चों 4 टाइप्स होता है, मतलब ओपोइड्स मेनली 4 टाइप्स के होता है। द फर्स्ट वन इज योर मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन और स्मैक। ये हीरोइन वो टीवी वाली हीरोइन नहीं है, ये हीरोइन एक केमिकल है। ये 4 हमारे आते हैं किसकी? ओपोइड की कैटेगरी के अंदर। हीरोइन को ही हम स्मैक भी बोल सकते हैं। अब ये चारों के चारों क्या होता है मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले मेन क्वेश्चन यहाँ पे एक और जो हमारा बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि ओपोइड को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेन क्वेश्चन बनता है ओपोइड को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं पापावर सैमनीफेरम। पापावर सोमनीफेरम प्लांट है, पोपी प्लांट भी इसको बोलते हैं, इसके लेटेक्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन ये भी आएगा किस प्लांट से लेते हैं और प्लांट के किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ओपोइड को लेने का तरीका। ओपोइड को कोई इंडिविजुअल कैसे, उसको ओरली लेगा या स्नॉटिंग के थ्रू ले रहा है या इंजेक्शन के थ्रू ले रहा है, ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे इनको ओपोइड्स को स्नॉटिंग और इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग देखो ओपोइड्स को ही हम बोल सकते हैं कि हमारी नैरकोटिक ड्रग्स होती हैं, सेडेटिव ड्रग्स होती हैं, डिप्रेसेंट की तरह भी काम करती हैं, एनाल्जेसिक की तरह भी काम करती हैं एंड यूफोरियन की तरह भी काम करती हैं। ये 5 पॉइंट्स आप लोगों के होने चाहिए। नैरकोटिक्स की तरह काम करेंगी, सेडेटिव की तरह, डिप्रेशन, एनाल्जेसिक, पेन किलर, यूफोरियन, और आपको एक प्लीजेंट फीलिंग कुछ टाइम पीरियड के लिए सिर्फ। ये आपको याद रखना है, याद रहेगी यहाँ तक चीजें। चलो अब हम अपने हैंड रिटन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरा मॉर्फिन। मॉर्फिन को माना जाता है कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एनाल्जेसिक होता है। अब मॉर्फिन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मॉर्फिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब अगर आपको याद रखना है मॉर्फिन की स्ट्रक्चर, तो आपको ऐसे याद रखना, मॉर्फिन के स्ट्रक्चर के अंदर एक 6 मेंबर्ड हेक्सेन रिंग होती है और एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ये तो हो गई मेरी 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और ये हो गई मेरी 6 मेंबर रिंग। ये 2 रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है मॉर्फिन के अंदर। एक और स्ट्रक्चर आ गया हमारे, 2 स्ट्रक्चर आते हैं यहाँ से, दोनों स्ट्रक्चर आप लोगों को दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये किस टाइप की ड्रग है या फिर इसका नाम क्या है, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया यहाँ तक मॉर्फिन। मॉर्फिन हमने बोला इसकी स्ट्रक्चर देखिए, एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है इसके अंदर और एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इसी को हम बोलते हैं सबसे वैल्यूएबल एनाल्जेसिक है। रिसेप्टर्स इसके कहाँ पे होते हैं? ब्रेन और गट में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करती है? आपकी हार्ट बीट को रिड्यूस करने का काम, आपकी हार्ट बीट को स्लो कर देगी, आपका ब्लड प्रेशर कम कराएगी, या फिर यूरिन आउटपुट को भी कम करा देती है, इंक्रीज कर देगी आपकी ब्लड शुगर को, एंड इट कैन कोज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी ये कोज कर सकती है। तो पहली ड्रग मॉर्फिन। मॉर्फिन से क्वेश्चन आएगा रिसेप्टर कहाँ पे है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। डन।
सेकंड आता है हमारा कोडीन। अब कोडीन को कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन अराइजेस हियर, कोडीन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मॉर्फिन का मिथाइलेशन करा देता है। मिथाइलेशन का मतलब होता है इसके साथ एक CH3 ग्रुप ऐड करा दिया, तो उसको बोलेंगे हाँ कोडीन, या फिर कोडीन को ही मिथाइल मॉर्फिन भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बन रहा है, तो मिथाइल मॉर्फिन। अब कोडीन को यूज कहाँ पे किया जाता है, C4 कोडीन और C4 कप सिरप, कप सिरप में इसको यूज किया जाता है। एंड कोडीन का साइड इफेक्ट, सिर्फ एक साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हमारा कुछ माइल्ड एनाल्जेसिक होता है। जैसा मॉर्फिन बहुत ज्यादा एनाल्जेसिक था, बट ये थोड़ा माइल्ड होता है। एंड इसके साथ साथ ये भी हमारा क्या करता है, कोई एडिक्शन नहीं करता है। तो डन, यहाँ पे मॉर्फिन हमने पढ़ लिया और आपका कोडीन पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारा आता है हीरोइन और स्मैक। पढ़े हीरोइन और स्मैक, चलो ये हमारा मॉर्फिन की स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ओपियम पोपी से भी आ जाता है, आपको नॉर्मली फिगर बना के दे देंगे और फिगर बना के ये पूछेंगे कि बच्चों बताओ ये प्लांट क्या है। ये प्लांट है हमारा ओपियम पोपी प्लांट, ये याद रखना है आप लोगों को, ओपियम पोपी प्लांट का नाम है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हीरोइन। अब हीरोइन वही टीवी वाली हीरोइन नहीं, दूसरे वाली हीरोइन है ये। इसको कैसे बनाते हैं, अब हमारे कोडीन को बना रहे थे हम मॉर्फिन के अंदर मिथाइलेशन करा के, मॉर्फिन के अंदर मिथाइलेशन, लेकिन हीरोइन को हम बनाएंगे एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। यहाँ पे हम मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कराएंगे और ये 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है हमारे ओपाइड से। जो हमारे अभी मॉर्फिन था और जो कोडीन था उससे ज्यादा 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा हाईली एडिटिव भी होता है। एंड इसको हम ओरली भी ले सकते हैं, इनहेल भी कर सकते हैं और बॉडी के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट भी करा जा सकता है। फिर आता है इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। इसका पहला साइड इफेक्ट होता है बच्चों इंडाइजेशन, लॉस ऑफ वेट, रिड्यूस्ड विजन और स्टेरिलिटी। ये सारी की सारी कंडीशंस हमारी देखी जा सकती हैं इन द केस ऑफ हीरोइन। बताओ आए यहाँ तक समझ में सबको क्या हम पढ़ रहे हैं। डन, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है हमारा द लास्ट वन, स्मैक। स्मैक को कैसे बनाया जाता है, स्मैक को हमारा बनाया जाता है हीरोइन से। जब मॉर्फिन के अंदर एसिटाइलेशन करा दिया तो बन गया डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अब इसी के साथ अंदर ऐड करा दो हाइड्रोक्लोराइड HCl, तो उसको हम बोल देंगे डाई एसिटाइल मॉर्फाइन हाइड्रोक्लोराइड। किससे बनाया, हीरोइन, हीरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फाइन, उसके अंदर हाइड्रोक्लोराइड ऐड करा दिया बस। स्मैक को ही हम ब्लैक शुगर भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको पुअर मैन हीरोइन, पुअर मैन मतलब गरीब लोगों की हीरोइन भी इसको बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिक होता है देन मॉर्फिन, मॉर्फिन से स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिक। सबसे ज्यादा एडिटिव हमारा हीरोइन है, सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में इलीगली इसको स्मगलिंग का नाम आपने सुना, स्मगलिंग में क्या होता है, ये हीरोइन करोड़ों में बिकता है आप लोगों का। एंड इसी को हमारी गवर्नमेंट ने लीगल इलीगल भी माना गया है कि आप नहीं, आप अगर आप खुद से चाहे ना कि मैं हीरोइन को बेचना शुरू कर दूं तो नहीं आप कर सकते। इसके लिए एक प्रॉपर आप लोगों को लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आप इसकी क्रॉप भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, ठीक है। एंड स्मैक को भी आप स्नॉटिंग और इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं। स्मैक का तरीका स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, क्लियर यहाँ तक। चलो तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन आता है स्टिमुलेंट्स। अब स्टिमुलेंट्स मतलब वही कोका एल्कलॉइड जो हमारे एनसीईआरटी ने टर्म लिखा। अब स्टिमुलेंट्स का काम क्या होता है, स्टिमुलेंट्स वो लोग लेते हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं कहीं पे भी, मतलब उनको सोना नहीं होता लेकिन नींद तो आती है ऑब्वियसली। अब नींद जब आती है तो नींद तो आएगी, तो नींद को कंट्रोल करने के लिए स्टिमुलेंट्स का यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को हाईली एक्टिव बना देता है, उसको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से कोई एक पर्सन वेकफुल मतलब वो जागा रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी, अलर्ट रहेगा ऑल टाइम और एक्टिव रहेगा ये चीज। तो ये स्टिमुलेंट्स कौन यूज कर सकता है, जो ट्रक ड्राइवर्स होता है जो पूरी पूरी रात ड्राइविंग करते हैं, या फिर किसी कंपनी के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर नाइट ड्यूटी होती है जिनकी, वो यूज करता है। इस टाइप के लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्लासिफिकेशन है कि स्टिमुलेंट दो टाइप के हो सकते हैं। एक नेचुरल स्टिमुलेंट जिसको हम किसी प्लांट से ही निकालेंगे, एक होता है मेरे आर्टिफिशियल जिसको हम आर्टिफिशियली बनाएंगे। नेचुरल में आता है मेरा कैफीन, कोकीन, क्रैक या फिर बेटल नट। आर्टिफिशियल में आता है एम्फिटामाइन। एम्फिटामाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एम्फिटामाइन को, पांचों के पांचों। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं।
तो देखो बच्चे, सबसे पहले आता है हमारा कैफीन। कैफीन का नाम पहले तो इसका माइल्ड इफेक्ट होता है, ठीक है। इसको केमिकल फॉर्मूला है 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन, 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन। कैफीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो 137। अब इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है व्हाइट कलर का और स्लाइटली बिटर होता है। इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है टी प्लांट। कौन सा टी प्लांट? थियासाइनेसिस। थियासाइनेसिस प्लांट की ड्राइड लीव्स से इसको ऑब्टेन किया जाता है। और अगर हम बात करें कॉफी की, कॉफी को किससे ऑब्टेन किया जाता है? कोफिया अरेबिका प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इन सब को यूज किया जा सकता है एट अ बेवरेजेस, या फिर टी में, कॉफी में, कोका कोला के अंदर, इन सब के अंदर कैफीन का यूज किया जाता है। इसीलिए तो बोला जाता है बच्चों की जो चाय होता है, कॉफी होती है, इनके लिए क्या होता है, बहुत जल्दी लोग इनके एडिक्टेड हो जाते हैं। आप लोगों ने क्या किया, डेली एक ही दिन में ना चाय पीना शुरू कर दो, डेली दिन में 2 बार। आप लोग तो वैसे पीते ही होंगे। और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हमारे टी लवर, बताना जरा एक बार। कितने स्टूडेंट्स को चाय पीना बहुत पसंद है? सो तरह अगर चाय नहीं पीता है तो सर दर्द होने लग जाता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जिनको मॉर्निंग और इवनिंग, इवनिंग मतलब वही आपका इवनिंग के टाइम पे, फोर जो स्नैक्स टाइम पे बोलता है, स्नैक्स टाइम पे चाय चाहिए ही चाहिए होती है। तो टी के अंदर क्या होता है? कैफीन। अगर आप लोगों को ऐसा होता है कि चाय नहीं पी रहे हो, आपको सर दर्द होता है, उसको बोलते हैं विथड्रॉल सिम्टम। अगर आपने कोई चीज अपने हैबिट में, अपनी डाइट के अंदर इन्वॉल्व की है और अचानक से आपको ना मिले वो, फिर आपके सिम्टम्स आने शुरू, विथड्रॉल सिम्टम्स आपको आने शुरू हो जाते हैं। तो यही इसीलिए होता है बिकॉज टी, कॉफी, इन सब के अंदर एक एडिक्टिव होता है कैफीन, जिसकी वजह से आप उसके एडिक्ट हो सकते हैं बहुत जल्दी। यही क्या करता है, आपके मेटाबॉलिक रेट और आपके नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करता है। देयर बाय आपकी बॉडी के अंदर अलर्टनेस और थॉट्स को इंक्रीज। ऐसा बोला जाता है रात में कॉफी नहीं पीनी चाहिए, रात में कॉफी पी लेते तो फिर नींद नहीं आती है, ये बोलते हैं ना। इसलिए आप जल्दी, अगर सपोज करो कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठा है, तो पढ़ते टाइम उसको बोला जाता है कि 1-2 बार कॉफी पी ले। अब जब तक वो कॉफी पीता रहे उसको नींद नहीं आती ना, कॉफी पी पी के मैं जाग रहा हूँ, मैंने पूरी रात पढ़ाई की, कॉफी पीकर। बहुत सारे बच्चे चाय पीते हैं। इन सब का यूज करके वो अपने आप को अलर्ट रखते हैं। अब अलर्ट में क्या कर रहे हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम का अलर्ट कर रहे हैं ताकि आपका नर्वस सिस्टम सो ना चाहिए, ठीक है। तो अपने अंदर अलर्ट में आप याद रखना, आप बच्चे जब नीट में पढ़ाई करेंगे ना तो कॉफी पीना शुरू कर देना, लेकिन जब नीट आएगा तब, और ज्यादा अमाउंट में नहीं, बस पर डे 2 कॉफी, उससे ज्यादा नहीं। चलो, तो हो गया हमारा, इंक्रीज करता है अलर्टनेस एंड थॉट्स। इसको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में। कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स की तरह इसको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। पहला डन हमारा सबका कैफीन। सेकंड आता है कोकेन। अब कोकेन का केमिकल नेम क्या होता है? बेंजोइल मिथाइल साइनोनिन, सायोनिन, बेंजाइल मिथाइल सायोनिन। ये एक यूफोरिएंट होता है। यूफोरिएंट का मतलब होता है कि जो आपको बहुत एक प्लीजेंट फीलिंग देता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। और कोकीन को एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखो इसको, क्वेश्चन आता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है एरिथ्रोजाइलिन कोका से, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होती है व्हाइट क्रिस्टलाइन और बिटर इन टेस्ट होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह ये काम करता है और आपका लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी यूज किया जाता है। ये भी क्या करेगा? स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेट करेंगे किसको? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ताकि आपको नींद ना आ जाए। एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, इट कॉजेज लैक ऑफ स्लीप एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। बताओ, याद हो जाएंगे सारे पॉइंट्स? अब चलते हैं आगे। थर्ड आता है हमारा बच्चों क्रैक। क्रैक क्या होता है? जब आप कोकीन को ही स्मोकेबल, स्मोक वाली फॉर्म में लेना शुरू कर दें। एंड स्मोक वाली फॉर्म में अगर आप इसको लेते हैं ना तो इसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने सिर्फ 10 सेकंड तक क्रैक को स्मोक कर लिया तो ये आपको कम से कम 3 से 5 मिनट तक एकदम हाई फीलिंग दे सकता है। बोलते हैं कि कोई इंसान बहुत ज्यादा हाई हो रखा है, तो हाई होने का मतलब ये होता है कि उसने कोई ना कोई एडिक्टिव मटेरियल, कोई भी ड्रग, अल्कोहल बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया है, जिसकी वजह से उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो चुका है। तो आपका 10 सेकेंड ऑफ बीइंग स्मोक, इट प्रोवाइड ड्रामेटिक हाई लास्टिंग फॉर 3 से 5 मिनट। एंड इसकी डिपेंडेंसी, क्रैक अगर आप लेना शुरू कर रहे हैं तो इसकी डिपेंडेंसी 2 वीक से भी कम में आप इसके एडिक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेटल नट। बेटल नट भी आपका क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसका मेनली साइड इफेक्ट होता है आपके टीथ और आपके गम्स रेड रेड दिखने लगा। अब आप लोगों को पता ही लग गया होगा ये क्या है हमारा, स्टेन रेड टीथ्स भी और आपके गम्स भी।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, एम्फीटामाइन। इस एम्फीटामाइन के पीछे ना बच्चों बहुत बड़ी स्टोरी है। सुनना चाहोगे स्टोरी? बताओ, स्टोरी सुनोगे? चलो स्टोरी सुनाते हैं आप लोगों को। आज एक हमारा जो रशिया कंट्री है, सुना है रशिया कंट्री के बारे में? तो रशिया कंट्री के अंदर क्या हुआ, रशिया कंट्री में बहुत टाइम, ईयर तो मेरे को नहीं पता है कौन सा है, बट हाँ उसमें ये हुआ था कि रशिया कंट्री में कि जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, मतलब रशिया के अंदर ना बहुत टाइम से ना गोल्ड मेडल नहीं आता, तो रशिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, मतलब जो अथॉरिटीज थी, उन अथॉरिटीज ने सोचा कि यार ये तो बड़ा गंदा काम चल रहा है, हमारे पास तो कोई गोल्ड मेडल आ ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये स्पोर्ट पर्सन मेहनत नहीं कर रहे हैं हमारे। तो उन्होंने क्या किया, जो स्पोर्ट पर्सन थे उनके जो खेलते थे रशिया के फेवर में, तो उनको ना उनकी डाइट में ये केमिकल डालना शुरू कर दिया, एम्फीटामाइन। पहले तो कोई गोल्ड मेडल नहीं ले गया, हर बार उनकी हार जाते थे बेचारे वो रशिया वाले, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने स्पोर्ट पर्सन की डाइट में एम्फीटामाइन डालना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे एम्फीटामाइन क्या करता है, एक एंटी स्लीप ड्रग है, मतलब स्पोर्ट पर्सन को नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, वो एक्स्ट्रा वर्कआउट करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बनना स्टार्ट हो गया, उनकी हंगर सप्रेस हो गई, उनका रिड्यूस हुई। तो साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब अभी तो पॉजिटिव इफेक्ट्स दिख रहे हैं, धीरे धीरे उन्होंने डेली उसको देते चले गए एम्फीटामाइन उनकी डाइट में। तो एक टाइम ऐसे आया कि रशिया के पास गोल्ड मेडल्स ही गोल्ड मेडल्स आने लग गए, मतलब स्पोर्ट पर्सन भी खुश और उनकी अथॉरिटीज भी खुश कि यार अच्छा हुआ हमारे हमने ये यूज किया, एंड इसकी वजह से हमारे कंट्री के पास गोल्ड मेडल आ गए। लेकिन वो लोग ये चीज भूल चुके थे कि इसके साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं, होते हैं नहीं? तो क्या हुआ, अब अथॉरिटीज के माइंड में ये आया कि यार अब तो हमें गोल्ड मेडल तो मिल चुका, अब अगर साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए स्पोर्ट पर्सन को, तो हम सबके ऊपर केस हो सकता है, बिकॉज ये इलीगल काम है। स्पोर्ट पर्सन को कोई भी ड्रग्स कुछ नहीं दिया जाए। आप लोगों ने एक टेस्ट का नाम सुना होगा, डोपा टेस्ट होता है, डोपा आई थिंक डीओपी, आप समझ में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने अपनी फिजिकल एजुकेशन में होता है ये टेस्ट। उसमें ना कोई भी स्पोर्ट पर्सन जब गेम के लिए जाता है तो उसको टेस्ट किया जाता है कि उसके ब्लड के अंदर कोई ड्रग तो नहीं है, कोई भी केमिकल उसकी बॉडी के अंदर तो नहीं है, तब उसको अलाउ किया जाता है हमारे गेम्स में, ठीक है? तो ऐसे ही किया, तो उन अथॉरिटीज ने फिर क्या किया, अपने इस चीज से बचने के लिए कि उनके ऊपर कोई केस ना हो जाए, उनकी कंट्री की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी कि उन्होंने गोल्ड मेडल के अपने स्पोर्ट पर्सन की हेल्थ के साथ ऐसा किया, उन्होंने क्या किया, सारे स्पोर्ट पर्सन को इकट्ठा कर लिया, बुला लिया उनको अपने पास, एंड स्पोर्ट पर्सन को बुला के उनको बोला कि हम लोग ना, आप लोगों ने हमें इतना सारा गोल्ड मेडल ला के दिया है, तो हम आप लोगों ने बहुत बड़ी ट्रिप पे भेजना है फ्री में। तो सारे के सारे आ गए स्पोर्ट पर्सन, एंड उन सबको एक उसमें प्लेन में बैठाया, एंड उस प्लेन, जैसे वो प्लेन चला तो उस प्लेन को क्रैश करा दिया। अब जितने भी हमारे स्पोर्ट पर्सन थे वो मर गए, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ आया कि सारे के सारे स्पोर्ट पर्सन नहीं रेडी हुए, मतलब नहीं रेडी थे जाने के लिए, घूमने जाने के लिए, जो अथॉरिटीज उनको भेज रही थी। एक या दो, आई थिंक दो स्पोर्ट पर्सन ऐसे थे जो किसी कंडीशन की वजह से नहीं जा पाए वहां पे। अब क्या हुआ, अब जो हमारे बेचारे मर गए, प्लेन क्रैश करा दिया हमारी अथॉरिटीज ने, उनको भी पहले धीरे धीरे सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे कुछ, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि ये सिम्टम्स क्या थे। अब जो हमारे दो स्पोर्ट पर्सन वो बच गए थे ना रशिया के, जो प्लेन में नहीं गए थे, जो नहीं मरे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया। उन्होंने सोचा कि यार उन लोगों को भी ये सिम्टम्स आ रहे थे, अब वो लोग मर गए, अब ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी ये लोग मार दे अथॉरिटीज वाले, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को छिपा लिया कहीं पे एक जगह पे। अब उन जो हमारे अथॉरिटीज थी उन्होंने सोचा कि वो उन लोगों की भी डेथ हो गई होगी किसी न किसी सिम्टम की, उन्होंने काम को छोड़ दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब धीरे धीरे उनका सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, उनको पता चला, उन्होंने अपने टेस्ट कराए कि उनकी बॉडी के अंदर एक केमिकल मिला, एम्फीटामाइन। अब उन्होंने सोचा एम्फीटामाइन उनकी बॉडी के अंदर कहाँ से आया होगा। अब उनको लगा कि जी सेंटर पे हम रह रहे थे, हमें अथॉरिटीज की साइड से ही फूड प्रोवाइड कराया जा रहा था, वहीं से हमें एम्फीटामाइन मिला होगा। फिर आप लोगों को पता है कि ये सारे काम में हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं, हमारे जो न्यूज रिपोर्टर वाले होते हैं, उन्होंने पता लगाया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जितने रशिया के अंदर स्पोर्ट पर्सन से जिन्होंने गोल्ड मेडल ला के दिया था, उसमें से सारे की सारे की डेथ हो गई। बिकॉज आपको पता है जब भी कोई टीम होती है, जब भी कोई टीम जीत जाती है, तो उसके बाद उनकी जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं कितने ज्यादा यूज करते हैं उनका, कई उनके इंटरव्यूज होते हैं, कई उनका अवार्ड्स दिए जाते हैं। बट वहाँ यहाँ इस केस में क्या हुआ, इस केस में सारे के सारे स्पोर्ट पर्सन गायब हो गए। तो हमारे रिपोर्टर्स के माइंड में तो ये चीज चमक गई कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ।
तो उन्होंने फिर पता लगाना शुरू किया, तब उनको 2 स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी थी उस टाइम तक। फिर उसके बाद रशिया के ऊपर इस चीज को लेके केस किया गया था एंड इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था कि कोई भी स्पोर्ट पर्सन विदाउट एनी टेस्ट उसको किसी भी टूर्नामेंट में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस तब से एम्फेटामाइन को डोप टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया गया। क्लियर? अच्छी लगी कहानी सुनने में? तो ये याद रखना, एम्फेटामाइन स्पोर्ट पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को, कोई भी एथलीट होता है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज करता है। क्लियर बच्चों? चलो, तो ये हो गया हमारा एम्फेटामाइन। अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या लिखते हैं। कोका एल्कलॉइड्स मतलब कोकीन या फिर ये स्टिमुलेंट जो मैंने आपको बोला, इनको हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? एरिथ्रोजाइलम कोका से, नेटिव टू साउथ अमेरिका, ये हमें साउथ अमेरिका से मिला था। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर डोपामाइन रिलीज ना हो पाए। कोकीन को ही कॉमनली कॉल्ड कोक, क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड। कोकीन मींस इसको कोक या फिर क्रैक भी हम बोलते हैं, इसको स्नॉटेड के थ्रू लिया जाता है। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपको सेंस ऑफ यूफोरिया देता है एंड आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी इंक्रीज करा देता है। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकीन कोज हैल्यूसिनेशन, आपको होने लग जाता है, भ्रमित आप होने लग जाते हो कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसी सुपर पावर्स, ऐसा हैल्यूसिनेशंस आपको होने लग जाता है। अदर वेल नोन प्लांट्स with hallucinogenic properties are एट्रोपा, बेलेडोना एंड धतूरा। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एट्रोपा एंड धतूरा। ये दोनों प्लांट्स के पास भी हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। These days cannabinoids are also being abused by some sport persons, भी इसको यूज करते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपकी स्टोरी के साथ समझा है, एम्फेटामाइन, याद रहेगा ये चीज? चलो अब देखो नेक्स्ट आते हैं हमारे कैनाबिनॉइड्स की। आखिरकार कैनाबिनॉइड्स क्या होता है? इससे पहले ना एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे धतूरा के प्लांट से। अभी धतूरा का प्लांट, हाँ ये कैनाबिस सटाइवा, ये रहा देखो बच्चों, बस इसका क्वेश्चन यही आता है छोटू सा, आपको एक पिक्चर बना के दे देंगे और ये बता देंगे कि बताओ ये फ्लावरिंग ब्रांच किसका है, तो आपको डायरेक्टली देता है, याद रख लेना इसको, धतूरा की फ्लावरिंग ब्रांच है। तो यहाँ तक हमारा फिनिश हुआ स्टिमुलेंट्स। अब स्टिमुलेंट्स के बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट वन कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या होता है? कैनाबिनॉइड्स आर ए ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड, जो कैनाबिनॉइड के साथ वर्क करते हैं। रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन, के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब मेनली क्वेश्चन यहीं पे आएगा पहला कि कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर कहाँ पे होता है? इनके रिसेप्टर ब्रेन के अंदर होते हैं और पहले वाले के रिसेप्टर ब्रेन और गट दोनों के अंदर थे, इसीलिए उनके साइड इफेक्ट में आपको मेनली केसेस में कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिल रहा था। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स, जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स है उनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से। एग्जाम्पल कौन सा प्लांट यूज करते हैं? कैनाबिस सटाइवा, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा कैनाबिस सटाइवा की लीव्स, इससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा, आपको डायग्राम देंगे और पूछ लेंगे। फिर कैनाबिनॉइड की स्ट्रक्चर, मॉर्फिन की स्ट्रक्चर में एक हेक्सेन रिंग थी और एक 5 मेंबर रिंग पेंटेन रिंग थी। अब यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ एक हेक्सेन रिंग है और बाकी सारी की सारी हमारी हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं। तो ये हमारा सिंबल है कैनाबिनॉइड की स्ट्रक्चर और मॉर्फिन की स्ट्रक्चर में याद रखना है। मॉर्फिन एक 6 मेंबर और 5 मेंबर, कैनाबिनॉइड एक 6 मेंबर स्ट्रक्चर। डन बच्चा पार्टी? अब कैनाबिनॉइड में यही है, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स को ऑब्टेन करेंगे इन्फ्लोरेसेंस से, फ्लावर टॉप्स या फिर लीव से या फिर इनके रेजिन से भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, जैसे मैरिजुआना, हर्शीश, चरस, गांजा। अब ये नीचे मैंने लिखा मैरिजुआना को हम जो हमारा प्लांट के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। भांग आप लोगों ने नाम सुना होगा, होली पे होता है, ठंडाई बनाता है भांग से, वो उसको यूज किया जाता है, तो ये भांग वही यूज किया जाता है। ये कैनाबिस सटाइवा की फ्रेश लीव्स को यूज किया जाता है। गांजा फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, कैनाबिस सटाइवा की फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से। चरस या फिर इसको हशीश भी बोलते हैं, रेजिन एक्सट्रैक्ट से इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है कि कैनाबिस सटाइवा के किस पार्ट से कौन सा इंग्रेडिएंट हमारा बनता है। क्लियर?
जनरली इनको हम वही इनहेलेशन से, ओरल इंडाइजेशन से यूज कर सकते हैं। दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये अपना इफेक्ट डालते हैं। याद हो गया, कैनाबिनॉइड्स हैल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट्स ये आपके दिखाते हैं सारे। अब देखो, ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामाइन और बेंजोडाइएज़ेपिन और बाकी और सिमिलर ड्रग्स जिनको हम नॉर्मली एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है। अब ये नहीं कि इन सबके साइड इफेक्ट्स ये हैं या फिर इनको प्लेजर के लिए या फिर अपने हेलुसिनेशन के लिए, एंटी इनके लिए तो मेडिसिन में भी यूज किया जाता है टू हेल्प पेशेंट कॉप विद मेंटल इलनेस, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब जब नींद नहीं आती है, आर ऑफन एब्यूज। सो मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर ड्रग। जो मॉर्फिन होता है, अभी आप लोगों को समझाया था, सेडेटिव और पेन किलर एनाल्जेसिक ड्रग होता है एंड इज यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन, जिनकी अभी रिसेंटली सर्जरी होती है उनको ये ड्रग दिया जाता है। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स having hallucinogenic properties have been used for thousands of years for medicines, religious ceremonies, rituals और all over the globe, इनको भी यूज किया जाता है। When these are taken for a purpose other than medicinal use, जब मेडिसिनल यूज की जगह किसी और पर्पज के लिए इनको यूज किया जाता है और इन अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको ड्रग एब्यूज बोलते हैं। अगर मेडिसिन के अलावा किसी और यूज के लिए इनको लिया जा रहा है तो। डन बच्चा पार्टी यहाँ तक। तो ये हमारा कैनाबिनॉइड की स्ट्रक्चर होगी, ये हमारा कैनाबिस सटाइवा हो गया, तो ये हमारा धतूरा का प्लांट हो गया। ये आप लोगों को यहाँ तक याद रखना है। तो ये तो था देखो हमारा ड्रग्स के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा टोबैको। टोबैको के बारे में क्या हमारी एनसीईआरटी लिखती है। अब सब डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना मैं पढ़ा रही हूँ ये नोट्स बना लेना, एनसीईआरटी जैसे रीड करा रही हूँ एनसीईआरटी रीड करा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अभी लेक्चर जैसे ही हमारा होगा ना, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं ड्रग्स से, सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराऊंगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी चलेगा बट कर लेंगे हम लोग। आज फ्री है ना आप लोग सबके सब, तो आज का लेक्चर ये आराम से सुनो एंड अपने नोट्स बनाओ। चलो, स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वे टू हार्ड ड्रग्स। Tobacco has been used by human beings for more than 400 years. 400 years से ज्यादा से tobacco यूज किया जा रहा है। It is smoked, chew भी किया जाता है and used as a snuff की तरह भी। snuff मतलब तो सूंघना किसी चीज को, ऐसे भी यूज किया जाता है। टोबैको के अंदर आपका कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होता है, निकोटीन, और निकोटीन क्या है, एक एल्कलॉइड है। निकोटीन एक एल्कलॉइड है, याद रखना है आप लोगों को। निकोटीन क्या काम करता है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर से ज्यादा एड्रिनलिन या फिर नोर एड्रिनलिन सिक्रीट करे आपकी ब्लड सर्कुलेशन में। निकोटीन स्टिमुलेट करता है आपके एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन सिक्रीट करने के लिए, बोथ ऑफ विच दोनों के दोनों का काम होता है आपके ब्लड प्रेशर को ये हाई कर देते हैं और आपके हार्ट रेट को हाई कर देते हैं। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ कैंसर ऑफ लंग। जब बहुत कॉन्टिन्यूसली एक लॉन्ग पीरियड तक स्मोकिंग किया जाता है, उसकी वजह से आपको लंग कैंसर भी हो सकता है, आपको माउथ कैंसर भी हो सकता है, आपका यूराइनरी ब्लैडर जो होता है उसके अंदर भी डिसफंक्शनिंग हो सकती है, आपको थ्रोट में भी फंक्शनिंग हो सकती है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज या फिर गैस्ट्रिक अल्सर, ये सारी कंडीशंस आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं प्रोलॉन्ग स्मोकिंग से। टोबैको च्यूइंग is associated with increased risk of cancer of the oral cavity। oral mouth cancer सबसे ज्यादा टोबैको के अंदर देखा जाता है, इसलिए जो टोबैको का पाउच होता है उसके ऊपर बना रहता है कैंसर, ठीक है। और स्मोकिंग की वजह से एक और इम्पोर्टेंट, स्मोकिंग क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। मतलब आपके ब्लड का के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा अमाउंट में बाइंड कर जाता है। हीमोग्लोबिन का आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा बाइंड कर जाएगा, तो इसका वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर पाएगा आपके हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करने लग जाएगा अगर कोई इंसान प्रोलॉन्ग स्मोकिंग करेगा तो। दिस कोज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, वही डायरेक्टली आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा। व्हेन वन बाय पैकेट ऑफ सिगरेट, जब कोई इंसान एक सिगरेट का पैकेट खरीदता है, one cannot miss the statutory warning, उसके ऊपर वार्निंग लिखी रहती है, that is present on the packing which warn against smoking
एंड सीज हाउ इट इज इंजीनियस टू, लेकिन फिर भी लोग इसका यूज करते हैं। ये स्मोकिंग इज प्रीवेलेंट इन सोसाइटी, बोथ यंग्स भी और ओल्ड्स भी, दोनों एजेस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नोइंग द डेंजर ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के डेंजर को जानते हुए भी और टोबैको च्यू करने के डेंजर को जानते हुए भी लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एडिटिव नेचर का होता है। अगर किसी ने इसको एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार, तो उसके बाद उसको मन करने लगेगा लेने के लिए, और जब तक वो नहीं लेगा फिर उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाएंगे। यूथ एंड ओल्ड नीड टू अवॉइड दीज हैबिट्स, एनी एडिक्ट रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। अगर आप इस हैबिट से बचाव चाहते हैं तो आपको मेडिकल हेल्प या फिर एक प्रॉपर काउंसलिंग की या एक अच्छी टीचर की जरूरत पड़ेगी जो आप लोगों को डांट लगाए, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ आप लोगों का स्मोकिंग के बारे में। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना है बिल्कुल। एडोलेसेंस मींस बोथ एक पीरियड, एडोलेसेंस एक पीरियड होता है जिसके अंदर जो चाइल्ड होता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके भटकने की पावर सबसे ज्यादा होती है। भटकने इन द सेंस कि यही एक वो एज होती है जिसमें ना हर चीज चांदनी चांदनी नजर आती है। चांदनी इन द सेंस समझते हो ना बच्चे आप लोग, चांदनी मतलब हर चीज चमकती हुई दिखाई देती है हम लोगों को इस एज में। और ये एज आप मान सकते हैं 12 से 18 वाला जो पीरियड होता है। अब ये वही एज होती है, चाहे इस एज में आप अपने आप को, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है या फिर आपके आसपास लोग कैसे हैं, वो आपके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालेंगे कि आने वाले टाइम में आप कैसे बन सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पीरियड में लोगों को क्या होता है ना, फैमिली फैमिली नहीं लगती है, फैमिली लगती है दुश्मन, कि ये लोग हम लोगों को क्यों रोक रहे हैं, क्यों मम्मी पापा हम लोगों को इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि रात को लेट घर नहीं आना है, ज्यादा मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दें। बिकॉज ये वो एज होती है, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे इस एज में आके टेररिस्ट भी बन सकता है और इस एज में आके वो डॉक्टर के लिए भी प्रिपेयर हो सकता है अगर उसका फ्रेंड सर्कल इसी वे में रहा। तो उसके माइंड के अंदर एक होता है जब हम मिट्टी के खिलौने बनाते हैं तो एक नॉर्मल मिट्टी होती है, तो मिट्टी आपकी एज है 12 से 18 वाली। अब उस मिट्टी से हम एक डॉक्टर बना लें या उस मिट्टी से टेररिस्ट बना लें, वो इसी एज में डिसाइड होता है। इसी एज में डिसाइड, उस मिट्टी को आप जिस जो शेप देंगे वो शेप में आ जाएगा। ऐसी आपकी एज होती है। आपके अंदर सोचने समझने की पावर उतनी अच्छी, लेकिन हमें लगता है कि हम बड़े होने लग रहे हैं, हम बड़े होने लग रहे हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमें नहीं पता होता है। ये वो एज होती है जिस एज में सबसे ज्यादा आपको अपने मम्मी पापा के क्लोज होना चाहिए। आप लोग भी अभी 12th क्लास में हो, देखो तो 12th क्लास में हो, इट मीन्स आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो 17 या 18 की एज में होंगे या मैक्सिमम 19 होंगे, उससे ज्यादा। तो अभी आपकी भी एडोलेसेंस एज चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपको रिग्रेट ना हो, तो आज के ही टाइम में अपने माइंड में एक चीज फिट कर लो कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है। आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हो, क्यों लेक्चर सुन रहे हो? बिकॉज यू आर सीरियस फॉर योर एग्जाम्स। आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो। ऐसे थोड़े ना टाइम पास करने के लिए आगे चलो शिवानी मैम का लेक्चर आ रखा है बैठ के सुन लेते हैं, ऐसे थोड़े ना, पढ़ने के लिए आए हो ना। तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं इस चीज को सीरियस हो। बस मेन मैटर क्या करता है यहाँ पे, इस सीरियसनेस को आप लोग बनाए रखिए। कॉन्टिन्यूटी होना किसी चीज में बहुत जरूरी है। आप बस अभी पढ़ लो अच्छे से, 1 साल है आप लोगों के पास, फिर इसके बाद आपकी एज में ना आपको भटकने वाला एज आएगी नहीं, आपके माइंड के अंदर एक स्टेबिलिटी बन जाएगी। आप एमबीबीएस में चले जाएंगे तो एमबीबीएस में आपको पता है कि 5 साल आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। आपने इतनी मेहनत करके आप एमबीबीएस तक पहुंचे, तो एमबीबीएस में तो भटकने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम वहां पे जाके भटक जाओगे, ऐसा नहीं होता है। अभी आपकी एज है भटकने वाली, तो अभी अपने आप को कंट्रोल कर लो। अगर अभी कंट्रोल कर पाओगे अपने आप को तो आगे की लाइफ आपकी सॉर्टेड है। लेकिन अगर अभी आप लोग अपने जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारी अर्थ पे, नेगेटिव एलिमेंट्स उन स्टूडेंट्स को बोलती है जो गलत गलत चीजें सिखाते हैं बच्चों को कि नहीं पढ़ाई क्या करना है, चलो घूमने के लिए चलता है, चलो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, वो होता है हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स या फिर बैड एलिमेंट्स। आप लोगों को बैड एलिमेंट्स नहीं बनना है, बिकॉज बैड एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने आप तो अनस्टेबल रहते ही रहते हैं, वो दूसरों को भी अनस्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को अनस्टेबल नहीं बनना है, आप लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए। अब स्टेबिलिटी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सेम हमारा केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट, कोई भी एक अनस्टेबल एलिमेंट अपने अंदर से कौन ले, वो हमेशा ना इस चीज में रहता है कहीं से उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तब तक वो रिएक्शन करता ही करता रहता है जब तक उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। आप लोगों को क्या बनना है, आप लोगों को नोबल गैसेस की तरह बनना है।
नोबल गैसेस पूरी तरीके से सिक्योर है, उनका ऑक्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट है। आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसा बनना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, अपने आप को सिक्योर बनाना है बस। नोबल की तरह बिहेव करेंगे फिर हम सब लोग, करेंगे सारे स्टूडेंट्स। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अब क्या बोल रहे थे, ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज हर एटीट्यूड, मतलब आप मैच्योर हो जाते हैं बट अपने एटीट्यूड में, एंड बिलीव फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। इसको बोलते हैं 12 से 18 वाली जो एज होती है, मे बी थॉट एज ऑफ एडोलेसेंस पीरियड, मतलब आपको एडल्ट वाली थॉट्स आने शुरू होता है, आप एडल्ट नहीं बनते हैं। इन अदर वर्ड्स, एडोलेसेंस इज अ ब्रिज, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का एक ब्रिज होता है, तो आप ब्रिज पे खड़े हैं। अगर आप वहां से भटक गए तो आप नीचे गिर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत संभल के इस ब्रिज पे चलोगे तो आप अपनी एडल्ट वाली स्टेज में जा सकते हो बहुत अच्छे से। एडोलेसेंस इज अकम्पनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस, इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं और आपके अंदर बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। एडोलेसेंस दस इज अ वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल की मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाली ये फेज होती है। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब ये वो एज होती है जिसमें नई नई एडवेंचर्स करने का मन करता है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने का मन करता है, एक्साइटमेंट होती है, एक्सपेरिमेंटेशंस करने का मन करता है, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर्स, यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं टुवर्ड ड्रग एंड अल्कोहल यूज। तब ऐसा मन करता है कि चलो यार ड्रग्स को भी यूज करके देखते हैं, अल्कोहल को भी यूज करके देखते हैं कि बाकी लोग कर रहे हैं हम भी करें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को उन लोगों से सीखना चाहिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ना कोई 2023 के लिए स्टूडेंट होगा जो टॉप रैंक लेके आएगा, ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आएगा, तो आपको ये सोचना है कि ऑल इंडिया रैंक 1 उसकी आएगी, उसका मतलब उस टाइम में पढ़ रहा होगा, तो मुझे भी बैठ के पढ़ना है। आपका कंपटीशन आपके आसपास वाले फ्रेंड से नहीं है, आपका कंपटीशन 18 लाख स्टूडेंट्स के साथ है, तो उनसे अपने आप को कंपेयर करो रेदर देन जो आप लोगों के आसपास बैड एलिमेंट्स है उनसे नहीं कंपेयर करना है, ठीक है। A child's natural curiosity motivate करती है him or her to experiment, चाइल्ड की वही उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी उसको मोटिवेट करती है नई नई एक्सपेरिमेंट्स, मतलब नई नई चीजें ट्राई करने के लिए। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट्स दैट might be perceived as benefit of alcohol or drug use. Thus the first use of alcohol or drug may be out of curiosity or experiment, मतलब आपने फर्स्ट टाइम अगर यूज किया तो क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन में कर लिया, बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दीज टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम। स्टूडेंट क्या करता है, चाइल्ड क्या करता है, उसको बार बार रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। चलो एक बार कर लिया तो मम्मी पापा का भरोसा तो तोड़ ही गया है ना, एक बार हमने मम्मी पापा को प्रॉमिस किया था कि हम ये सब यूज नहीं किया, प्रॉमिस तो टूट गया, फिर से कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसे ही करते करते फिर आप उस चीज के एडिक्ट बन सकते हैं। अब एडिक्ट आप लोगों को बनना है इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स का, आप लोगों को अपनी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का एडिक्ट होना चाहिए कि अगर मैंने आज एक चैप्टर फिनिश नहीं किया ना तो मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो आप लोगों को विथड्रॉल सिम्टम्स आने चाहिए। ये सिंबल होता है एक हमारे अच्छे स्टूडेंट का। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो पढ़ाई ना करने के बाद उसको जब वो सोने के लिए जाएगा ना तो उसको फील आनी चाहिए कि यार आज का दिन वेस्ट हुआ है मेरा, मैं नहीं सो सकता, अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा। सपोज ऐसा होता है ना कभी कभी डेली भी नहीं पढ़ाई होती है, आज घर पे गेस्ट आ गए या फिर कोई अर्जेंसी में हम लोगों को ही बाहर जाना पड़ गया, हम फिर घर पे आके थक गए, तो थक के जब लेट जाते हैं तो उन स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि आज मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो आधा घंटा पढ़े, 40 मिनट्स पढ़े, 1 घंटा पढ़े, पढ़ने बैठते हैं, तब उनको नींद आती है। ऐसे भी स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं, इवन स्टूडेंट्स ने खुद ये चीज मुझसे शेयर की है कि मैम अगर हम नहीं पढ़ते हैं ना डेली तो नींद भी नहीं आती हम लोगों को, एंड रात में ना सपनों में वही दिखता है कि मेरा नीट एग्जाम चल रहा है और नीट एग्जाम मेरा बहुत बेकार गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। तो आप लोगों को ऐसे स्टूडेंट्स बनना है, ठीक है। Of late, stress from pressure to excel in academics or examination has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs. The perception among youth that it is cool and progressive to smoke, मतलब स्टूडेंट्स के मन में रहता है ना कि हम बहुत कूल है, तो कूल लोग स्मोक करते हैं, ड्रग्स का भी यूज करते हैं, अल्कोहल का भी यूज करते हैं। इट ऑल्सो इन अ वे अ मेजर कॉज ऑफ फॉर यूथ टू स्टार्ट दीज है, यही सबसे बड़ा रीजन होता है इन हैबिट्स को अडेप्ट करने का, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन कि अगर फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी करूंगी बिकॉज मैं भी कूल हूँ, वो कूल है तो मैं भी cool। ये होता है नहीं। इसके साथ साथ टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट भी आपको हेल्प करती है ये सब चीजें अपने माइंड में, बिकॉज टीवी में बहुत सारी, लेकिन टीवी में नीचे ना वार्निंग में लिखा है बच्चे सिर्फ स्मोक कर रहा है कोई इसको देखेंगे, कोई अल्कोहल पी रहा है उसको देखेंगे, नीचे वार्निंग नहीं पड़ता है। Other factors
that have been seen to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupported family structures and peer pressure. जनरली जो एडोलेसेंस अनस्टेबल बनते हैं अगर उनकी फैमिली स्ट्रक्चर अनसपोर्टिव होता है, फैमिलीज में भी बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी पापा अपने अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो अपने बच्चों पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसा उनका फ्रेंड सर्कल है, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं इन सब चीजों को ट्राई करने के लिए। ये सारे के सारे रीजंस होते हैं हमारे एडोलेसेंस की एज में ये हैबिट्स को परसीव करने के। अब आते हैं कि किसी भी चीज का एडिक्शन और उसकी डिपेंडेंस कैसे बन सकता है। बिकॉज ऑफ द परसीव बेनिफिट्स ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेडली, मतलब ड्रग्स को आप रिपीटेडली यूज करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल टू रियलाइज, सबसे पहली बात जब रियलाइज करना भूल जाते हैं, द इनहेरेंट एडिटिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग, की जो एल्कोहल एंड ड्रग आप यूज कर रहे हैं इनके आप एडिक्ट हो सकते हैं। तो कभी भी अगर कोई भी आपको सामने से इन चीजों को ऑफर कर रहा है तो डायरेक्टली आप लोगों को उसको चैप्टर बोल देना है कि ये चैप्टर में ये टॉपिक्स लिखे हुए इनको जाके पढ़ लो, ठीक है। एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स, जैसे कि यूफोरिया मतलब कुछ टाइम के लिए प्लेजेंट फीलिंग या फिर टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल की वजह से सिर्फ उस फीलिंग के लिए सब लोग पीते हैं। दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन these are not needed or even when their use becomes self-destructive. With repeated use of drug, जब आप ड्रग का रिपीटेड यूज करते हैं, the tolerance level of the receptor, जो आपके रिसेप्टर्स की टॉलरेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब सपोज करो आप लोगों ने एग्जाम्पल से सुना ही होगा, आई एम श्योर आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि आप लोगों ने किसी ने फर्स्ट टाइम में अल्कोहल ट्राई किया, तो वो फर्स्ट टाइम अल्कोहल ट्राई करते कि उसको वॉमिट हो रहा है, फिर बहुत ज्यादा हाई हो गया ना, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है। अगर ऐसे केसेस है इसका मतलब आपकी जो बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स थे वो उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे पीना शुरू कर दे तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते एडिक्ट हो जाते हैं पूरे, उनको नशा ही नहीं होता है इस चीज का, अल्कोहल की वजह से कोई हाईनेस नहीं होती, कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या, उनकी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं वो उस चीज को टॉलरेट करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। लेकिन हमारे बच्चों को इन सब चीजों से बहुत दूर रहना है। Consequently, the receptors respond only to higher doses. और ड्रग की जब हाई डोज ली जाती है उसी के अगेंस्ट आपके रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करते हैं और अल्कोहल लीडिंग टू ग्रेटर इंटेक्ट एंड एडिशन, जिसकी वजह से आप मतलब जब तक आप हाई डोज नहीं लेंगे अल्कोहल की तो तब तक आपको प्लीजेंट यूफोरिया वाली फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए लोग क्या करते हैं, हाई से हाई डोज लेते रहते हैं कि नहीं एक और पैक लेना है, एक और पैक लेना है, ये चलता रहता है। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once, एक बार भी अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, can be a forerunner to addiction, इसका मतलब आप एडिक्शन की राह पे चल चुके हैं। Thus, the addictive potential of drug and alcohol pull the user into a vicious circle, एक बहुत vicious circle में आप लोगों को पुल कर सकता है। आप अपनी पढ़ाई से बहुत दूर जा सकते हैं अगर आप इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई ऐसे फ्रेंड्स है जो इन सब चीजों के एडिक्ट है, तो सोच लेना आने वाले दिनों में वो आप लोगों को भी प्रेशराइज कर सकते हैं इन चीज के लिए, एंड आप इस एज में आप उनकी बातों में आ सकते हैं। तो बेटर है ऐसे फ्रेंड सर्कल से बहुत दूर रहो। लीडिंग टू देयर रेगुलर यूज अब्यूज फ्रॉम विच ही शी मे नॉट बी एबल टू गेट आउट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर यूज, उसके यूज पे वो डिपेंडेंट हो सकता है। बताओ बच्चे, यहां तक आया सबको समझ में एडिक्शन एंड डिपेंडेंस? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी, आगे का डिपेंडेंस क्या, डिपेंडेंसी आपकी बॉडी की वो टेंडेंसी टू मैनिफेस्ट आ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिम्पटम। मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंस का मतलब आप किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं, अगर वो चीज आपको एक भी दिन ना मिलेगी तो आपकी बॉडी के अंदर विथड्रॉल सिम्टम्स आएंगे ही। If regular use of drug and alcohol is abruptly discontinue, आप उसको करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर विथड्रॉल सिम्टम किसके आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के। आप लोगों ने नहीं पढ़ाई की तो आप लोगों को बुरा फील होना चाहिए। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकनेस, नोजिया भी हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, विच मे बी रिलीफ। फिर उसको रिलीव किया सिर्फ तब मिलेगा जब उसको वापस से ड्रग अल्कोहल दिया जाएगा, विच यूज इज resumed again. In some cases withdrawal symptom can be severe and even life threatening भी हो सकता है, and the person may need medical supervision लेने की भी उसको जरूरत पड़ सकती है।
Dependence lead to the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satisfy his her needs. These results in many social adjustment problems. तो ये सारी नॉर्मल चीजें बच्चों आप लोग जनरली रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, कि हमारे ड्रग का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है हमारी बॉडी के ऊपर या फिर एल्कोहल का। चलो रीड करते हैं। इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर इमीडिएट जो इफेक्ट आता है या फिर एल्कोहल का आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म या फिर वायलेंस। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग। ड्रग की जब आप बहुत ज्यादा डोज ले रहे हैं इसकी वजह से आप कोमा में भी जा सकते हैं एंड इवन डेथ भी हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर सेरिब्रल हीमरेज, आपका ब्रेन का जो सेरिब्रल वाला पार्ट है उसके अंदर हेमरेज हो सकता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक, ड्रग्स का कॉम्बिनेशन या फिर उनको लेना अल्कोहल के साथ जनरली रिजल्ट इन ओवरडोज। ये बहुत ज्यादा ओवरडोसिंग हो जाता है एंड इससे सडन डेथ भी बहुत सारे केसेस में देखी गई है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स के केसेस में सबसे पहला सिम्टम्स ये देखा गया है कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस, स्कूल से बंक करना शुरू कर देते हैं, वही एब्सेंस स्कूल या कॉलेज में, लेक ऑफ इंस्टेंट पर्सनल हाइजीनिक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, विथड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटिग, एग्रेसिवनेस, रेबेलियस बिहेवियर, deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobbies में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है उनको, उनकी स्लीपिंग पावर चेंज हो जाती है, ईटिंग हैबिट्स फ्लक्चुएशन होने लग जाएंगे वेट में, एपिटाइट, ये सारे के सारे केसेस एक चाइल्ड एक एडल्ट के में देखे जा सकते हैं। There may even be some far-reaching implications of drug alcohol abuse if an abuser is unable to get money to buy drugs। अगर कोई अब्यूजर है उसको मनी नहीं मिल रही है ड्रग्स को बाई करने के लिए, अल्कोहल के लिए, देन वो क्या करना, फिर वो चोरी करना शुरू कर देता है अपने घर से भी, आसपास के एरियाज में। इसी की वजह से वो थोड़ा अपने पाथ से बिल्कुल ही भटक जाता है ना। द एडवर्स इफेक्ट्स आर जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन who is using drugs and alcohol. At time a drug alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress भी उसको हो सकता है या फिर उसकी पूरी फैमिली को, बिकॉज ड्रग्स की जो कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब उसको अफोर्ड करने के लिए अपनी फैमिली को प्रेशराइज करेगा या फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बहुत ज्यादा वर्स्ट बना देता है इस केस में, बिकॉज वो ड्रग ले रहा है इसका मतलब कोई नॉन वर्किंग है, वो अब नॉन वर्किंग है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो जितने भी उसके पास इनकम होगी वो सब के सब वो सीन ही यूज करेगा। अब नेक्स्ट देखो, दोज हु टेक ड्रग इंट्रावीनसली। इंट्रावीनसली का मतलब होता है जो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेता है, उनके अंदर सबसे पहला केस देखा जाता है कि उनके अंदर एड्स और हेपेटाइटिस बी से वो सफर कर सकते हैं, बिकॉज जो ड्रग्स जो इंजेक्शन से लेता है वो कॉन्टिन्यूसली लेता है, कॉन्टिन्यू मतलब एक पर्सन ने यूज किया फिर दूसरे पर्सन ने यूज किया, ऐसे वो इंजेक्शन के थ्रू यूज करता है। तो द वायरस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिसीज, इन डिसीज के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्सन से दूसरी पर्सन में फैलता है, सिर्फ कब, जब निडल्स और सिरिंग्स इन सब को शेयर किया जाता है। इसकी वजह से एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड, ये क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं और ये अल्टीमेटली डेथ कोजिंग भी हो सकते हैं। ये आपके ट्रांसमिट हो सकते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से भी एंड इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू भी आपके ट्रांसमिट हो सकते हैं। यूज ऑफ एल्कोहल, जब आप एल्कोहल का यूज करते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद आपको इफेक्ट्स इसके देखने के लिए मिलेंगे। इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग, एडल्टहुड में हैवी ड्रिंकिंग आप कर सकते हैं। क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है या फिर आपके लीवर के अंदर साइरोसिस कर सकता है। साइरोसिस का मतलब होता है जब आपके लीवर के अंदर बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है। आप लोगों ने सुना होगा जो लोग बहुत ज्यादा पतले होते हैं ना उनको सजेस्ट किया था कि आप लोग बियर पियो। अब बियर क्या करता है, बियर आपके लीवर के अंदर फैट को एक्यूमुलेट कर जाता है। अब कहीं भी फैट एक्यूमुलेट होगा तो वो तो आपका क्रॉनिक हो गई होगा, तो लीवर के अंदर जब फैट एक्यूमुलेट होता है उसको बोलता है साइरोसिस। द यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ड्रग और एल्कोहल का कोई फीमेल यूज कर रही है इसकी वजह से उसके फीटस को एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है।
Another misuse of ड्रग का जो अलग दूसरा मिसयूज है इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट पर्सन, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन डू। स्पोर्ट पर्सन क्या करता है, वही जो मैंने आप लोगों को रशिया वाला एग्जाम्पल दिया, अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए दे मिसयूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक का यूज करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, डायूरेटिक्स या फिर कुछ हॉर्मोन्स का भी यूज करते हैं अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, या फिर इनका यूज जिम में भी किया जाता है। जो जिम के इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी इनका यूज बताते हैं ताकि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत एडप्टली बढ़ जाए, बहुत कम टाइम में ही जो लोग स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं। इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड वर्क एंड प्रोमोट एग्रेसिवनेस उसके अंदर प्रमोट करता है, एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज कर देता है ये किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को। The side effect of the use of anabolic steroid in female cause masculinization, मतलब मेल्स लाइक फीचर्स उसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, एग्रेसिवनेस बढ़ेगी, मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन हो सकता है, abnormal menstrual cycle या फिर excessive hair growth on the face and body। ये सारे केसेस आपको देखने के लिए मिल सकता है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, और मेल के अंदर एक्नी हो सकता है, एग्रेसिवनेस हो सकता है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिस, स्पर्म प्रोडक्शन एजोस्पर्मिया उसको हो सकता है, या फिर किडनी की पोटेंशियल कम हो सकती है, लीवर डिसफंक्शनिंग हो सकता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्री मेच्योर बॉल्डनेस, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। दीज इफेक्ट्स में भी परमानेंट, जब इनका प्रोलॉन्ग यूज किया जाता है तो इन इफेक्ट्स को परमानेंट भी बना दिया जा सकता है। Adolescents, male or female, have a facial and body acne, premature closure of the growth centers of the long bones की जो growth center है वो बहुत जल्दी बन गया, मतलब आपकी जो बॉडी है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ भी हो सकती है। बताओ यहाँ तक समझ में आया पूरा टॉपिक? बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, नॉर्मल एक बार मैं आप लोगों को अभी रीडिंग करा रही हूँ, एक बार आप लोगों को खुद से रीड आउट उसको करना है। क्वेश्चंस क्या आएंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। चलो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, इस चैप्टर का लास्ट वन टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब हमने साइड इफेक्ट्स देख लिया, कैसे कैसे यूज करते वो देख लिया, मेन चीज आती है कि इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। द एज ओल्ड एडिज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे जो पुराने लोग थे बोलते थे हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बहुत ट्रू चीज है, मतलब बहुत सही बात है ये। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स लेना, अल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप एट अ यंग एज, मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मतलब इसको यंग एज पे और एडोलेसेंस की एज में ज्यादा यूज किया जाता है। हेंस इट इज बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन कम पहले ही, मतलब उसको बहुत ज्यादा वो एडिक्ट हो जाए या फिर उसकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने लग जाए, उसकी बॉडी ऑर्गन्स की डिसफंक्शनिंग हो जाए, उससे पहले ही हम क्या करें, सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर ले। दैट में पुश एंड एडोलेसेंस टुवर्ड यूज ऑफ ड्रग एल्कोहल टू टेक रीमेडिकल मेजर्स वेल इन टाइम, मतलब उनको ताकि टाइम से रीमेडिकल मेजर्स मिल पाए। इन दिस रिगार्ड पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स की बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पेरेंटिंग दैट कंबाइंड विद हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस एंड consistent discipline has been associated with lower risk of substances, alcohol, drug, tobacco abuse. Some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol, drugs abuse among adolescents. तो अब ये देखो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। सबसे पहले अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अनड्यू पीयर का मतलब होता है, पीयर मतलब हमारे साथ काम करने वाले लोग या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल्स वाले, हमारे नेबर्स, वो क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर एक प्रेशर डालता है कि हम ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई करो, कूल होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे करके बहुत सारा प्रेशर बनाता है। तो आप लोगों को ऐसे प्रेशर को अवॉइड करना, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है आप लोगों को एक प्रॉपर एजुकेशन देनी पड़ेगी किसी भी इंडिविजुअल को कि अगर उसकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का ये नहीं रीजन है अल्कोहल पीना शुरू कर दो, ड्रग्स लेना शुरू कर दो। उसको प्रॉब्लम्स को फेस करना, उसको एक प्रॉपर एजुकेशन देना, एक प्रॉपर काउंसलिंग उस चीज के लिए उसको प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी होता है। आप इस चीज में पेरेंट्स और पीयर्स की अपनी हेल्प ले सकते हैं कि आप इस चीज से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। डेंजर साइन, जितने भी इसके डेंजर सिंबल्स हैं, कोई इंडिविजुअल इसको यूज कर रहा है तो आप उसको इसके सिम्टम्स बता सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स बता सकते हैं कि इसके लेने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या हो सकता है, आपकी पूरी फैमिली इससे अफेक्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें आप किसी पर्सन को बताएंगे तो हो सकता है कि आपकी एक छोटे से एफर्ट की वजह से उसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे बच्चों को याद रखना है। एंड द लास्ट वन, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर आप नहीं फिर भी उस चीज को सॉर्टेड कर पा रहे हैं
तो आप यहाँ पे मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। डन। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फिनिश होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज वाला टॉपिक। आई थिंक टॉपिक आप लोगों को समझ आया, बहुत नॉर्मल नॉर्मल बात है। जो स्टार्टिंग वाले थे ना हमारे हेलुसिनेशन वाले और जो हमारे ब्रेन एल्टर वाले, वो ड्रग्स को याद रखना है बस, वहीं से जनरली क्वेश्चन आता है। ये तो नॉर्मल होता है कि अगर आपका उसमें बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, अवॉइड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। नीट के लिए हमारी ड्रग्स और बोर्ड्स के लिए हमारा थ्योरेटिकल वाला पोर्शन। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, हीरोइन को कैसे बनाया जाता है? फिर से बता रही हूँ, टीवी वाली हीरोइन नहीं है, ड्रग कॉल्ड हीरोइन। ऑब्वियसली हीरोइन को हम बनाते हैं एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, बनाते हैं नहीं एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। चलो नेक्स्ट, which part of poppy plant is used to obtain the drug smack को ऑब्टेन करने के लिए पोपी प्लांट का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ बच्चों। नीट 2018 देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कहां से? लेटेक्स से। वेरी गुड। विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन, देखो प्लांट दिया हुआ है, अब ये प्लांट कौन सा प्लांट है अब आप लोग मेरे को बताओगे। एंड फिर ये प्लांट कैसे काम करेगा, हेलुसिनोजन की तरह, डिप्रेसेंट की तरह, या फिर स्टिमुलेंट की तरह, या फिर पेन किलर मतलब एनाल्जेसिक की तरह काम करेगा। अब ये तो मेरे को कुछ कुछ शायद धतूरा के जैसे लग रहा है, आप लोग बताना। अब धतूरा क्या करता था? हेलुसिनोजन दिखाता था, तो आपको पता चल गया होगा अब आंसर क्या है। तो ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। लास्टली तो सारे क्वेश्चन अगर नहीं हुए ना तो स्क्रीनशॉट ले लो इनका एंड आंसर्स फाइंड करो, नोट्स बनाओ अपने एंड क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेलुसिनोजेनिक ड्रग, इनमें से कौन सी हेलुसिनोजेनिक ड्रग है? अब दो टाइप की, ब्रेन एल्टरिंग ड्रग और एक हेलुसिनेट। कैफीन ब्रेन एल्टरिंग, मॉर्फिन ब्रेन एल्टरिंग, ओपियम ब्रेन एल्टरिंग। अब बची कौन सी? एलएसडी। एलएसडी किस में आती थी? हमारी हेलुसिनोजेनिक ड्रग के अंदर। तो हमारा राइट आंसर सी होगा। साइरोसिस, साइरोसिस मतलब जब आपकी लीवर के अंदर फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है, किसके क्रॉनिक इंटेक से होता है? किसके क्रॉनिक इंटेक से होता है? ऑब्वियसली अल्कोहल के। जब आप अल्कोहल का रेगुलरली यूज करते हैं उसकी वजह से आपको सिरोसिस हो सकता है। हो गया ये भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन डन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल ए और बी। यहाँ पे आपको दो मॉलिक्यूल दिया है, अब ये 6 मेंबर रिंग और ये 5 मेंबर रिंग, इसका मतलब ये तो है मेरा मॉर्फिन, है ना मॉर्फिन। यहाँ पे सिर्फ एक 6 मेंबर रिंग है, इसका मतलब ये है मेरा कैनाबिनॉइड। अब सॉल्व कर दो इसको, बताओ कौन सा होना चाहिए इसमें करेक्ट। मॉलिक्यूल बताना है सबसे पहले। ए वाला क्या है? मॉर्फिन है। ए कोकीन नो, बी हीरोइन नो, बी कैनाबिनॉइड या, और ए मेरा मॉर्फिन। अब सी और डी में से हो सकता है। अब कैनाबिनॉइड को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? एट्रोपा बैलोडिना एंड मॉर्फिन को पापावर सोमनिफेरम। हेलुसिनेशन करता है, सेडेटिव और पेन किलर। अब आप लोगों को बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। कैनाबिनॉइड कहाँ से इसको हम ऑब्टेन करते हैं? क्या एट्रोपा बैलोडिना से करते हैं? आप लोग बताओगे सी और डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? राइट इन द चैट सेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आ गए हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हमारे नीट 2023 में सबसे ज्यादा आने वाले हैं। तो हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखो, बार्बिट्यूरेट, बार्बिट्यूरेट मतलब ट्रैंक्विलाइजर व्हेन गिवन टू क्रिमिनल, एक क्रिमिनल को अगर हम देंगे, मेक देम टेल द ट्रूथ, क्या वो सच बता सकता है? मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन, अगर हम मॉर्फिन किसी पर्सन को देंगे हु हैव अंडरगोन सर्जरी, ये पेन किलर की तरह काम कर सकता है। च्यूइंग टोबैको, जब हम टोबैको को च्यू करते हैं क्या हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर कर देगा और हार्ट रेट को लो कर देगा। कोकीन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी एज इट स्टिमुलेट रिकवरी, तो रिकवरी से बचाने के लिए तो हमें एनाल्जेसिक ड्रग्स देता है ना, बताया था अभी आप लोगों को। तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में दोगे। कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर बताना है। इसको लिखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। इसको भी मैं कर देती हूँ यहाँ पे कमेंट अच्छे से लिख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बैनिंग ट्यूमर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, हीरोइन एक्सेलेट करती है आपके बॉडी फंक्शंस को। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैं बाद में कराऊंगी, इसको मत करना क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को कैंसर नहीं पढ़ाया है। जब आप कैंसर वाला टॉपिक पढ़ लोगे तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट में कैंसर वाले स्टेटमेंट भी ऐड कर दी। अब आप बोलोगे मैम नहीं समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो इसको भी सॉल्व कर लेना, बिकॉज हीरोइन और आपका कैनाबिनॉइड तो आप पढ़ ही चुके हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन आप लोगों को दिए मैंने, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 और ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चंस आप, 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोग चारों के आंसर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को चाहिएगा। क्वेश्चन रीड कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइकोट्रोपिक ड्रग स्पेसिफाइड? मॉर्फिन लीड टू डिल्यूशन एंड डिस्टर्ब इमोशंस, इमोशंस को आपके डिस्टर्ब कर सकता है। बार्बिट्यूरेट रिलैक्सेशन करेगा और टेम्पररी यूफोरिया दिलाएगा। हाशिश कॉजेस आफ्टर थॉट परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन, या फिर ओपियम स्टिमुलेट करेगा आपके नर्वस सिस्टम को, हेलुसिनेशन दिखाएगा। अब ओपियम हेलुसिनेशन थोड़ी ना दिखाता था, नहीं दिखाता था ना। और हशीश क्या था? ओपॉइड्स जो हमने पढ़े थे, चरस, गांजा, है ना, ये वाला टाइप। तो देखना इसको क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अ पर्सन शोइंग अनप्रेडिक्टेबल मूड, या फिर आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन हो रहा है, क्वारल से मतलब लड़ाई झगड़े वाला बिहेवियर हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, सफरिंग फ्रॉम, किससे वो सफर कर रहा है। एडिक्टिव डिसऑर्डर, साइजोस्पर्निया का मतलब वही डुअल कैरेक्टर डिसऑर्डर, डबल कैरेक्टर डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर मूड डिसऑर्डर। आप लोगों को बताइए सिम्टम्स कब देखने के लिए मिलते हैं, सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे बच्चों हमारा फिनिश होता है आज अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज वाला टॉपिक। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी अपना अपना डाउट पूछ सकते हैं। एंड इन द एंड ऑफ लेक्चर आई सजेस्ट कि बच्चों आप लोगों को एडिक्शन सिर्फ एक चीज का होना चाहिए, किस चीज का, कि मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट्स का एडिक्शन होना चाहिए। एडिक्शन रखो लेकिन अच्छी चीजों का, बुरी चीजों का एडिक्शन बहुत बेकार होता है। एडिक्शन रखेंगे सारे बच्चे सिर्फ अच्छी चीजों का, एंड बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन।